नमस्ते। आज हम बात करेंगे कब्ज नामक बीमारी पर। कब्ज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, एक बड़ी ही कॉमन समस्या है, आम समस्या है। या तो कुछ लोग हमेशा इस बीमारी से सफ़र करते हैं या कुछ लोगों को कभी कभी इस बीमारी से दो चार होना पड़ता है। इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कब्ज वास्तव में होता क्या है। कब्ज वो बीमारी है जिसमें स्टूल यानी लैट्रिन कड़ी हो जाती है। इसको कई तरह से मरीज अपनी परेशानी को बयां करते हैं कि साहब लैट्रिन सख्त हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि लैट्रिन हो नहीं पाती है, इतनी कड़ी होती है कि दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि होती तो है लेकिन पूरी नहीं होती, कुछ रह जाता है, इसके लिए 2 बार 3 बार जाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नशे की आदत है, तो उनको कुछ न कुछ अमल चाहिए, उनको सुर्ती, तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं, फिर उसके बाद ही उनको लैट्रिन होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो इस तरह से कई तरह से लोग अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। कुल मिला के स्टूल का कड़ा होना, स्टूल का ठीक से पास न होना या स्टूल होने के बाद भी कुछ न कुछ शेष रह जाना, ऐसा फील होना कि पेट पूरी तरह से खाली नहीं हो पाया है, इस बीमारी को हम लोग कब्ज का नाम देते हैं, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। कब्ज के कारणों की बात अगर करें तो कई तरह के कारण इसके होते हैं। हम आज जो बात करेंगे वो कुछ मुख्य और कॉमन टाइप के कारणों की बात करेंगे। जो अन्य कारण है जिस पे चर्चा हम नहीं करेंगे वो है कि बीमारियों की वजह से कब्ज का होना। जैसे किसी को आंतों में कोई बीमारी है, आंतों में रुकावट है, आंतें चिपक गई हैं, या और कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, या उनको कोई क्रोनिक बीमारी है, शुगर के रोगी हैं, लंबी दवा चलती है, सीओपीडी या सांस के रोगी हैं, या और तमाम दवाएं चलती हैं, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से उनको कब्ज होता है। तो इन बातों को हम यहाँ चर्चा में नहीं लेने वाले हैं। हम चर्चा में लेने वाले हैं सिर्फ उन कारणों को जो कारण आम हैं और हमारे जीवन शैली से संबंध रखते हैं। जैसे हमारे भोजन में क्या ऐसे तत्वों की कमी है या अधिकता है जिसकी वजह से कब्ज होता है। हमारे कार्यशैली में क्या है, हम बहुत ही सीडेंट्री हैं, कुर्सी पे बैठे, सोफे पे बैठे टाइम ज़्यादा पास करते हैं, कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, हमारी लाइफ में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, हमारी डाइट में फाइबर बिल्कुल नहीं है, या एडिक्शंस हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो इन कारणों से कब्ज जो होता है, उन सामान्य कब्ज की बात करेंगे जिसको हम हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं। तो जब हम इन कारणों को जान जाएंगे कि किन कारणों से हमें कब्ज है, तो उससे निजात पाना भी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा कब्ज का एक कारण और है जो कि उम्र के साथ साथ आंतों की जो मोटेलिटी है वो कम होती है, यानी उम्र दराज व्यक्ति को भी कब्ज से दो चार होना पड़ता है, तो वो भी एक कारण है। मोटापा भी एक कारण है। तो इस तरह से ये सारे कारण हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं। अब इससे हम निजात कैसे पाएँ? तो जो हमारा सामान्य भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट हमारा मुख्य हिस्सा है। उस कार्बोहाइड्रेट में जो हम रोटी खाते हैं, ख़ास तौर से जब हम गेहूं की रोटी खाते हैं, तो गेहूं की रोटी में, गेहूं में ग्लूटिन नाम का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से कब्ज भी होती है। इसके अलावा अगर हम चाहें कि हमें रोटी खाना है तो हम रोटी में गेहूं के आटे के साथ साथ कुछ और आटे मिला दें तो हमारे रोटी की क्वालिटी ऐसी हो जाएगी कि जिसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम आपको ये सुझाव देने वाले हैं कि हम जो रोटी खाते हैं गेहूं के आटे की, उसमें हम मक्के का आटा, जौ का आटा, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, तो इस तरह की चीज़ों के आटे को हम मिलाएं और उसकी रोटी खाएं। वैसे भी भोजन में जितनी ही मिक्सिंग करते हैं, वैरायटीज़ रहती हैं, उतना ही वो भोजन अच्छा होता है, संतुलित होता है और उसमें सारे तत्व पाए जाते हैं और उसी हिसाब से उसमें फाइबर की भी प्रचुरता हो जाती है। तो सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी खाने से बहुत अच्छा है कि हम उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, मड़ुआ, मड़ुआ जिसको रागी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इन सब तत्वों और कंपोनेंट्स को मिला के अगर हम रोटी का सेवन करें तो हमें फाइबर की प्रचुरता मिलेगी। और फाइबर ही है जो स्टूल में वाटर को रिटेन करता है, वाटर को रोकता है, जिसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट होता है। स्टूल में फाइबर होने का मतलब है कि फाइबर ही पानी को अवशोषित करता है और इससे स्टूल सॉफ्ट होता है। तो हमें फाइबर की प्रचुरता करनी है। अभी जैसा हमने बताया कि फाइबर ही पानी को अवशोषित करता है, इससे जाहिर है कि पानी की प्रचुरता भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखें कि भोजन के साथ साथ हमारे प्रतिदिन जो हमारा वाटर इनटेक है वो भी
प्रचुर होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग जब लंबी यात्रा करके आते हैं, भरपूर पानी न पीने की वजह से उनको तात्कालिक रूप में कब्ज का सामना करना पड़ता है। तो पानी की प्रचुरता, व्यायाम का होना, व्यायाम होगा तो कॉन्स्टिपेशन कम होगा। तो थोड़ा बहुत हमारे लाइफ में मूवमेंट्स होने चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। रोटी के अलावा जब हम चावल की बात करते हैं, हमारे भोजन का जो मुख्य हिस्सा रोटी और चावल होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो चावल जो है वो चावल के ऊपर एक चीज़ होती है ब्रान जिसको कहते हैं। जब हम लोग पहले ज़माने में जो चावल खाते थे उसमें क्या होता था कि चावल का छिलका तो हटा दिया जाता था, लेकिन लगभग पूरा चावल हमको मिलता था जिसमें चावल के ऊपर उसका ब्रान यानी कण जिसको कहते हैं वो होता था। उसमें अच्छा खासा फाइबर मिलता था। इस फाइबर को बढ़ाने के लिए एक भुजिया चावल का भी चलन था। भुजियाकरण जो है उसकी वजह से चावल में फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ब्रान का वो हिस्सा जो छिलके के साथ बाहर चला जाता था वो भी अब चावल के साथ रह जाता है। लेकिन बदलते ज़माने के हिसाब से अब जो राइस मिल आ गई हैं उसमें हम क्या करते हैं कि पॉलिश्ड राइस खाने के आदी हो गए हैं। चावल हमारा चमकीला होना चाहिए। वास्तव में चावल चमकीला नहीं होता है, बल्कि चावल के ऊपर से ब्रान को हटाया जाता है, घिस घिस के ब्रान को हटाया जाता है, और फिर वो फाइबर रहित चावल हम खाते हैं तो हमारे लिए कब्ज का कारण होता है। तो हमें चाहिए कि हम फाइबर युक्त चावल खाएं, यानी वो पॉलिश्ड राइस न खाएं, अनपॉलिश्ड राइस खाएं। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास ये विकल्प हैं वो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा हम हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। हरी सब्जियों में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। हरी सब्जियां खाएं, और हरी सब्जियों के साथ साथ कुछ और भी सब्जियां हैं जैसे राजमा। राजमा ऐसे तो दलहनी फसल है, लेकिन हम इसको सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो राजमा खाने वाले को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो वास्तव में सब्जी नहीं दाल खा रहा है, लेकिन फिर भी राजमा अच्छा इसलिए है कि उसमें भी भरपूर मात्रा में लोबिया और राजमा में फाइबर पाए जाते हैं। इससे भी पेट साफ होता है, कब्ज दूर होता है। फलों की बात करें तो कुछ फल ऐसे हैं जिनमें फाइबर की प्रचुरता होती है, जैसे नाशपाती हुआ, सेब हुआ। तो सेब से ज़्यादा बेहतर नाशपाती में फाइबर होता है, उससे भी ज़्यादा बेहतर अमरूद में फाइबर होता है। इसके अलावा कुछ और भी फल हैं जैसे कीवी है, उसमें भी फाइबर की मात्रा होती है। कुछ बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, जिसमें भी फाइबर की मात्रा होती है। तो फलों से भी हमें फाइबर प्राप्त होता है जो हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा जो अंकुरित अनाज हैं, अंकुरित अनाज में चना या मूंग, इसमें भी फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, इससे भी पेट साफ होता है। पॉपकॉर्न जो हमारे मक्के से ही बनता है, हमने अभी आपको बताया कि रोटी में मक्के का आटा मिलाएं, तो मक्के में भी भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। तो हम मक्के का सेवन पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न के रूप में, यानी पॉपकॉर्न मतलब मक्के का भूजा, उसमें कैलोरी बहुत कम होती है लेकिन फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो पॉपकॉर्न हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो पॉपकॉर्न हम लोग सिनेमा हॉल में, थिएटर्स में खाते हैं, उसको बनाने में मक्खन का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आप या ओबेस हैं, ज़्यादा वजन वाले हैं, तो आपको उन पॉपकॉर्न से बचना चाहिए, क्योंकि वो मक्खन डाल के उसमें टेस्ट लाते हैं। लेकिन यदि आप पॉपकॉर्न घर पे बनाते हैं और उसमें बिल्कुल भी मक्खन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इससे आपकी कैलोरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन फाइबर की प्रचुरता रहेगी। बाकी स्वीट कॉर्न जो है वो भी एक तरह का कॉर्न है, इसमें कैलोरी भी मिलेगी लेकिन फाइबर भी भरपूर मिलेगा। तो ये तरीका है जिससे हम अपने डाइट में फाइबर की प्रचुरता रख सकते हैं। आटे पर हम फिर वापस जाते हैं। एक बात अभी शेष रह गई थी कि आटे को चाल के अगर हम रोटी बनाएंगे तो वो लगभग मैदा जैसा हो जाता है, यानी उसमें से हम फाइबर निकाल देते हैं। तो कोशिश ये करें कि बिना चाले हुए ही आटे का, यानी चोकर युक्त रोटी खाएं, तो उससे फाइबर की प्रचुरता रहती है। इसके अलावा सलाद में मूली और गाजर, इससे भी हमारे भोजन में फाइबर की प्रचुरता होती है। इसके अलावा बादाम और तिल बीज होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, तरबूज हम लोग खाते हैं गर्मी के दिनों में, उसके बीज होते हैं, उसमें भी अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो इन्हें हमें बीज के साथ ही खाना चाहिए। शुगर के रोगी को आलू खाने से तो मना किया जाता है, लेकिन शकरकंदी जिसको हम लोग गंजी कहते हैं, उसमें भी फाइबर की मात्रा होती है और उसमें जो कैलोरी होती है वो आलू की तुलना में थोड़ी कम होती है। फिर भी हम शुगर के रोगी को शकरकंद खाने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप शुगर के रोगी नहीं हैं तो शकरकंद में भी फाइबर होता है, ये आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो अब हम कॉन्स्टिपेशन को फिर से अगर समराइज़ करें तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए, जिससे थोड़ी एक्सरसाइज हो,
भरपूर पानी की मात्रा हो और फाइबर की खूब प्रचुरता होनी चाहिए। फाइबर के लिए गेहूं के आटे के साथ साथ ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, मक्का और जौ के आटे मिलाएं। चावल में हो सके तो अनपॉलिश्ड राइस खाएं या भुजिया चावल खाएं, तो उसमें भी ब्रान की मात्रा होती है। इसके अलावा कोदो और सावा के भी भात खाए जाते हैं जो पेट साफ करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये जो मिलेट्स होते हैं इनमें फाइबर की बड़ी प्रचुरता होती है। आजकल मिलेट्स का अच्छा प्रचलन फिर से शुरू हुआ है। ये हमारे भारत के पुराने अनाज थे जो हम फिर से अब इसको अपनाने लगे हैं। इसके अलावा जीवन शैली में जो कुछ बुराइयां हैं उनसे दूर हों, एडिक्शन से दूर हों, थोड़ा व्यायाम करें, फास्ट फूड से बचें, मैदे के आइटम से बचें, नूडल्स से बचें, तले भुने ऑयली चीज़ों से बचें, तो कॉन्स्टिपेशन से आप मुक्त रहेंगे। आज कॉन्स्टिपेशन में इतना ही, अगले विषय पर फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।